लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स बेसिकली अराइज होती है कब, अरे यार, ठीक है। तो इनमें क्या है, बेसिकली इनमें हम पढ़ते हैं, ये OR का एक टॉपिक है, ऑपरेशन रिसर्च का, जिसके अंदर हमें पढ़ना पड़ता है बेसिकली कि बिजनेस के अंदर जब मैनेजरियल डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है, तो मैनेजर किन किन चीज़ों को एनालाइज करता है, ठीक है, और किस तरह से डिसीजन को लेता है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाता है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ही एक हिस्सा है लीनियर प्रोग्रामिंग। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, जिनको हमें सॉल्व करना होता है। अब लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है, तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, बेसिकली जिसके अंदर डिग्री मैक्सिमम 1 होती है बस, ठीक है। जैसे कि अगर ये है तो इसकी डिग्री 1 है, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो इसी के अंदर हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। कोई ज्वाइन होना रह गया होगा तो बता देना भाई, ठीक है। देख लेता हूँ, हो गया। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। जैसे एक आपके पास प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो उससे हम लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे क्रिएट करेंगे, यानी कि कैसे इक्वेशंस बनाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स विच हैज़ टू बी टेकन वाइल प्रिपेयरिंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन। सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है हमारा, या तो हम किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करने को देखेंगे, ठीक है, या हम करेंगे किसी चीज़ को मिनिमाइज। अब ये प्रॉब्लम्स अराइज होती क्यों है बेसिकली, तो इन प्रॉब्लम्स के अराइज होने की सबसे बड़ी वजह है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे स्कार्स हैं, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स। तो मैक्सिमाइज करेंगे जब किस चीज़ को करेंगे, तो प्रॉफिट्स को, ठीक है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करेंगे कॉस्ट को, मिनिमाइज करेंगे टाइम को, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस अ यूनिट, ठीक है। इसके अलावा हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में मिनिमाइज करेंगे डिस्टेंस को, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, ठीक है। जैसे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली क्या पढ़ना होता है, जैसे कि एक कंपनी है, उसके पास 3 वेयर हाउसेज हैं, A, B और C, ठीक है। अब इसके पास चेन स्टोर्स हैं, चेन स्टोर्स मान लो 25 हैं, और 25 चेन स्टोर्स इसके 5 सिटीज़ में, ठीक है। अब 5 सिटीज़ में 25 स्टोर्स हैं, तो हम चेक करके बताएंगे उनको, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम है कि कौन से स्टोर पे कहाँ से भेजा जाए, ठीक है, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगा, बेसिकली ये बताना है, ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आ पाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डिफाइन करेंगे हम 2 चीज़ें, या तो मैक्सिमाइज का केस होगा या मिनिमाइज का केस होगा। कोई है तो नहीं, ये 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का या फॉर्मुलेट करने का। फिर उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कॉन्स्टेंट्स। जैसे अगर हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे सब कुछ। जैसे कि अगर लेट सपोज हमारे पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, और रॉ मटेरियल के रूप में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास वुड है, ठीक है, वुड है। तो वुड का यूज़ करके हम 2 चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, या तो हम बनाएंगे चेयर्स, ठीक है, या हम बनाएंगे टेबल्स। अब लेकिन वही बात मैंने यहाँ पर बताया कि स्कार्सिटी की वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है चॉइस की, ठीक है। तो चुनना पड़ेगा यहाँ पर कि किसको बेसिकली सेक्रीफाइस किया जाए और किसको एक्स्ट्रा बनाया जाए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि इनसे मिलने वाला आउटपुट कितना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है अपना, ठीक है। तो यार ये एडमिट, इनसे मिलने वाला आउटपुट कितना है वो उस पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को बनाएंगे और किस चीज़ का सेक्रीफाइस कर देंगे। दोनों चीज़ें ही तो बना नहीं सकते अप टू द फुल, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है, वुड लिमिटेड है। अगर वुड है भी तो इसके अलावा दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्शन का फैक्टर है वो हो गया लेबर, ठीक है। हमारे पास जो कारीगर है वो भी लिमिटेड है, तो वो कारीगर उनसे या तो हम टेबल बनवा सकते हैं या चेयर बनवा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि क्या बनवाना है, कि किससे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट में क्या क्या हो सकता है, तो कॉन्स्टेंट में वो होते हैं फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स मतलब विच अफेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसके अंदर वो फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली अफेक्ट करेंगे क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है। तो दो स्टेप्स हो गए अपने, एक हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा हो गया द कॉन्स्टेंट्स। तो दो चीज़ें हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या करना पड़ता है अपने को, 100%, तो नेक्स्ट में करना पड़ता है हमको नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस को डिफाइन करेंगे। माइक ऑफ कर लीजिए अगर कुछ बोलना नहीं हो तो, ठीक है। बाकी कुछ बोलना होगा तो बोल देना बीच में। तो नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस को डिफाइन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। जो भी हम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे कंस्टेंट्स हैं वो भी नेगेटिव नहीं हो सकते, यानी कि इफ़ अगर हम पिछला एग्जांपल लेके चले वुड का, ठीक है। अगर मान लो वुड को हम स्क्वायर मीटर में माप रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास 400 स्क्वायर मीटर वुड्स है। अब 400 स्क्वायर मीटर्स वुड्स है, तो हम कभी भी इसमें से 410 स्क्वायर मीटर्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं चला जाएगा ये, ठीक है। जो कंजम्पशन है वो नेगेटिव नहीं जा सकता, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, ठीक है। अब ये हो गए हमारे 3 मेजर स्टेप्स। अब फोर्थ में क्या करना होता है अपने को, तो फोर्थ में हम डिफाइन करते हैं बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में बेसिकली क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम बेसिक सॉल्यूशन लिखेंगे जिसके अंदर जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। डिसीजन वेरिएबल्स को क्या बना देंगे 0, और इसके अलावा जो हमारे अदर वेरिएबल्स या फिर जिनको स्लैग वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा स्लैग वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्लैग वेरिएबल्स को हम क्या लिख लेंगे, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा इक्वेशंस का, ठीक है। तो ये 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। फिर उसके बाद 5वें स्टेप में क्या करते हैं हम, 5वें स्टेप में हम फॉर्मुलेट करते हैं सिंपलेक्स टेबल, ठीक है। 5वें स्टेप में क्या करेंगे, सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे। सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, और फिर हम पहुंच जाते हैं अपने सॉल्यूशन पर। अब आते हैं हम सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे कैसे, ठीक है। और उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें फॉर्मुलेट करना होगा हमें कुछ, ठीक है। मेरे पास बुक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, या फिर आप लोग कॉपी लेके आए होंगे तो लिख लो, मैं बोल देता हूँ। मैं इधर ही लिख देता हूँ, तो उसमें देख लेना। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो एक फर्म है, ठीक है। वो बनाती है बेसिकली, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ऑफिस फर्नीचर की, ठीक है। A firm manufactures office furniture,
ऑफिस फर्नीचर बनाती है, ठीक है। अब ऑफिस फर्नीचर में बेसिकली ये क्या क्या बना रही है, तो ये टेबल, चेयर और बुक केस, 3 चीज़ें बनाती है, ठीक है। टेबल, चेयर और बुक केसेस, 3 चीज़ें बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रॉ मटेरियल यानी कि रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज कह लो या कंस्टेंट कह लो, यही है, ठीक है। जो हमें मतलब एक तरह से क्या करते हैं, चुनना पड़ता है, मतलब इनकी वजह से हमें कि क्या बनाया जाए और किसको छोड़ा जाए। तो सबसे पहले हमारे पास टिम्बर है, दूसरा हमारे पास असेंबली डिपार्टमेंट है, ठीक है, असेंबली डिपार्टमेंट, और तीसरा हमारे पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, जो बेसिकली फिनिशिंग देगा, फाइनल टच देगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास फिर प्रॉफिट दे रखा है कि कितना प्रॉफिट निकल के आता है हर एक यूनिट से सेल करने पर, ठीक है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो टेबल की बात करें तो हमारे पास टेबल के एक टेबल को बनाने में हम कितना यूनिट टिम्बर यूज़ कर रहे हैं, 8 यूनिट, और चेयर को बनाने में यूज़ कर रहे हैं 4 यूनिट, और बुक को बनाने में यूज़ कर रहे हैं 3 यूनिट। लेकिन हमारे पास लिमिटेड ही है, टोटल 640 यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमको दे रखा है कि 4 यूनिट हम खर्च करते हैं, एक असेंबली डिपार्टमेंट के 4 यूनिट चले जाते हैं टेबल को, ठीक है। मैन आवर्स है बेसिकली, असेंबली में आवर्स के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो 4 घंटे लगते हैं टेबल को असेंबल करने में, और 6 घंटे लग जाते हैं एक चेयर को असेंबल करने में, और 2 घंटे लगते हैं एक बुक केस को असेंबल करने में, ठीक है। ये इधर लिख देता हूँ टोटल। ये हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी है कि मतलब रिसोर्सेज में कितना है अवेलेबल टोटल, ठीक है। तो टोटल अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी है, इसकी टोटल अवेलेबिलिटी थी 640, ठीक है, और इसकी हमारे पास है 540, ठीक। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के कितने मैन आवर्स लगते हैं, तो ये भी हमारे पास आवर्स में ही दे रखा है डेटा, ठीक है। इसका 1 आवर लगता है टेबल को फिनिश करने में, चेयर को फिनिश करने में भी 1 आवर लगता है, और बुक केस को भी फिनिश करने में 1 आवर लगता है। और हमारे पास टोटल आवर्स अवेलेबल कितने हैं, तो टोटल हमारे पास 100 आवर्स टोटल अवेलेबल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन कितना निकल के आता है इनका। तो एक टेबल को बेचेंगे तो 30 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, एक चेयर को बेचेंगे तो 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, और एक बुक केस को बेचने पर 12 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारे पास डेटा है जो क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है। ये वर्बल फॉर्म में गिवन रहता है, तो हमें ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्बल फॉर्म में गिवन रहता है, तो हमको ऐसे टेबल बना लेने सबसे पहले, ताकि हमको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी फॉर्मुलेट एलपीपी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो चलो तो सब इसमें क्या करना है, पहले तो एलपीपी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। एलपीपी फॉर्मुलेशन अपने स्टेप्स ध्यान में रखेंगे और उसी के हिसाब से फॉर्मुलेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करना है, लेकिन उससे पहले हमें मानना पड़ेगा कि हमने कितने कितने टेबल बनाई, कितनी चेयर बनाई और कितने बुक सेल बनाए, जैसे कि इधर देखा हमने, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली हमें देखना पड़ेगा, इसी पेज पे कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है। तो लेट x1 हमने टोटल बनाई टेबल, ठीक है, कॉमा x2 हमने टोटल बनाई चेयर, एंड x3, ठीक है, x3 हमने बनाई बी द नंबर्स ऑफ, ठीक है। तो इनको हाँ ऐसे लिखेंगे कॉन्जिक्यूटिवली, तो टेबल कॉमा चेयर एंड बुक केसेस, ठीक है। तो हमने ये लेट कर लिया, ठीक भाई। अब चलो, अब हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट है हमारे पास, तो उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, मैक्सिमाइज, और यहाँ पर जेड से दिखाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो हम मैक्सिमाइज क्या करना चाहते हैं कि 30 जो रुपए मिल रहे हैं, और टोटल हमने कितनी बनाई टेबल, तो x1,
तो 30x1 प्लस में 20 रुपये मिलते हैं एक चेयर को बेचने पे, तो 20x2 प्लस में 12 रुपये मिलते हैं एक बुक केस को बेचने पे, तो 12x3। ये क्या होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, अब ये हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको करना पड़ेगा कांस्टेंट को डिफाइन। ठीक है, तो अब कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स। ठीक है, कि हमारे पास लिमिटेड है चीज़ें, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसलिए हम लिमिटेड ही बना पाएंगे चीज़ों को। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो दिख रहा है, ठीक है, इन्हीं के साथ सबके साथ x1 लिख देना है, इसके साथ x2 लिख देना है, इसके साथ x3 लिख देना है, और ये या तो इतना यूज़ करेंगे हम मैक्सिमम, ठीक है, या तो इतना यूज़ करेंगे या इससे कम यूज़ करेंगे। कभी भी इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि नॉन नेगेटिविटी हम पहले से जानते हैं, नेगेटिव नहीं जा सकते हम। ठीक है, यूज़ करने में कोई भी चीज़। तो ऐसे ही इसके साथ भी करेंगे, x1 और x2 और x3 तीनों कांस्टेंट के साथ, और इससे भी ज़्यादा नहीं कर सकते, इसके बराबर करेंगे या तो या इससे कम करेंगे। और इनके साथ भी x1, x2 एंड x3, और अगेन यहाँ पर लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे क्या था हमारा। तो सबसे पहले 8x1 प्लस में 4x2। ठीक है, क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। 8x1 4x2 और प्लस में 3x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 640। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है क्या? चलिए, तो देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। 8x1 पहला कांस्टेंट क्या है, 8x1 4x2 और 3x1। अरे यार ये अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं क्या? जब बोल दिया था पहले सुबह ही बता दिया था। देखो तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारी 8x1 4x2 प्लस में 3x3 लेस देन इक्वल टू 640। ये हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी है, और ये एक टेबल के लिए, ये एक चेयर के लिए, और ये एक बुक केस के लिए। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे दूसरा वाला। तो दूसरा वाला देख लेते हैं, 4x1 6x2 2x3। ठीक है, 4x1 6x2 और 2x3 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 540 होना चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, तीसरे में तो सबका कोफिशिएंट 1 ही था, तो x1 x2 एंड x3 लेस देन इक्वल टू, और वहाँ पर हमें टोटल अवेलेबिलिटी दे नहीं रखी क्या, 100 दे रखी थी ना, हाँ तो 100 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, 100 ये हो गए अपने कांस्टेंट डिफाइन। ठीक है, तीसरा था हमें क्या डिफाइन करना है, नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस। ठीक है, तो नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस में क्या लिखेंगे कि x1, x2, x3 ये सभी क्या है, 0 है या तो 0 से बड़े हैं। मतलब या तो हम कुछ नहीं बना रहे या हम कुछ बना रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि माइनस में जा रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता माइनस में यूज़ कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो ये हमारी हो गई नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रिमूव करेंगे इनइक्वालिटीज़ को, जो हमारी ये लेस देन इक्वल टू वगैरह का साइन है, जो इनको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो रिमूविंग ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज को रिमूव कैसे करेंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे कि हमारी इनइक्वालिटी रिमूव हो जाए। अब
हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अंदर भी स्लैक वेरिएबल्स को डालना पड़ेगा। तो मैक्सिमाइज करना था जेड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 30x1 टेबल के लिए, ठीक है। फिर चेयर के लिए 20x2 था, फिर यहाँ पर क्या था 12x3 था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर कितनी इक्वेशंस बनाई थी हमने पिछले पेज पे, 1 2 3 बनाई है, तो 3 स्लैक वेरिएबल्स को ऐड कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास, और इन सब का कोफिशिएंट 0 होगा, 0s1 0s2 एंड 0s3, ठीक है। ये हो गया हमारा मैक्सिमाइज फंक्शन की इनक्वालिटी रिमूव हो गई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, जो हमारे कांस्टेंट थे उनकी भी ऐसे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो उनको रिमूव करेंगे कैसे, तो 8x1 प्लस में हमारे पास 4x2 था, प्लस में 3x3। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे हम, जो पहला हमारे पास स्लैक वेरिएबल है ये वाला, तो इसका कोफिशिएंट 1 रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और बाकी सबका 0। तो s2 0 है यहाँ पर, और s3 भी क्या है 0 है, और ये इक्वल का निशान हो जाएगा यहाँ पर अब 640। पहले क्या था, लेस देन इक्वल टू था, अब यहाँ पर इक्वल का निशान लगा दिया हमने, 640 लिख दिया। नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारी 4x1 प्लस में 6x2 प्लस में 2x3। यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पहले वाले स्लैक वेरिएबल की कोफिशिएंट हो जाएगी 0, सेकंड वाले का हो जाएगा 1, और थर्ड वाले का रहेगा 0, और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, 540 के, ठीक है। यहाँ पर तीसरा इक्वेशन क्या था, तो सबका कोफिशिएंट 1 ही था, x1 प्लस में x2 प्लस में x3, और यहाँ पर भी हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। तो स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले वाले का कोफिशिएंट होगा 0, 0s1, दूसरे वाले का भी होगा 0, 0s2, और तीसरे वाले का होगा यहाँ पर 1s3, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन अगेन, तो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में क्या लिखेंगे, x1, x2, x3, s1, s2, s3, ये सभी वैल्यूज़ क्या हैं, सभी वैल्यूज़ अपनी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, 0 से कोई भी छोटा नहीं है, नेगेटिव नहीं है यानी कोई भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे अपना एलपीपी को, लेकिन उससे पहले मैंने बताया था एक स्टेप होता है जिसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने बताया था इसके अंदर डिसीजन वेरिएबल्स को क्या करना है, तो डिसीजन वेरिएबल्स को अपन 0 मान लेंगे, और स्लैक वेरिएबल्स के आगे वो वैल्यू लिख देंगे जो इक्वेशन की सॉल्यूशन है। यानी कि जो डिसीजन वेरिएबल्स है x1, x2, x3, इन सबको 0, और बाकी सबको s1 के लिए वैल्यूज हो जाएगी ये, s2 के लिए ये, s3 के लिए ये, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, x1 हो गया 0, x2 भी हो गया हमारा 0, x3 भी हो गया 0, s1 यहाँ पर हो जाएगा 640, ठीक है। s2 हो जाएगा हमारे पास 540, हाँ 540, और s3 था 100। ये हो गया हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम करेंगे फॉर्मुलेट एलपीपी, सॉरी सिंपलेक्स टेबल। तो सबसे पहले इनिशियल सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे, इनिशियल सिंपलेक्स टेबल, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, कोई इसके अंदर वो नहीं है, ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इधर क्या करते हैं, कोफिशिएंट लिखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद इधर आएगा अपना बेसिक वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स अपने क्या है, x1, x2 और x3, और बेसिक वेरिएबल्स क्या है, तो स्लैग वेरिएबल्स जो है वो ये बेसिक वेरिएबल्स, और इधर सॉल्यूशन, और इधर आ गया अपना
क्या क्या है हमारे पास, तो x1 है, x2 है, x3 है, s1 है, s2 है एंड s3 है। और इधर इनके कोफिशिएंट लिखेंगे, यानी जो हमारी ऑब्जेक्टिव वाली है ये वाली, ये चीज़ ऊपर लिखेंगे 30, 20, 12, जो जो कोफिशिएंट है जिसका वो लिख देंगे। ठीक है, 30, 20, 12, तो ये लिख देंगे अपन 30, 20 एंड 12, और इसका भी कोफिशिएंट 0, इसका भी 0, इसका भी 0। तो ये हमने किस में से लिखा, तो ये लिखा है हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली इक्वेशन में से। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हमारे पास बेसिक वेरिएबल में कितने वेरिएबल्स है, 3, s1, s2 एंड s3, और इन सभी का कोफिशिएंट क्या है, तो 0 है। ठीक है, 0 लिख दिया। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस में क्या है हमारे पास इनका, ये रहा, तो 640 है। ठीक है, और इसके सामने कितना है, 540 है, और इसके सामने कितना है, तो 100 है। अब बाकी की चीज़ें एज इट इज़ भरते जाओ, मतलब जो इक्वेशन में लिखा है अपन ने वही भर देंगे ये चीज़ें, यानी कि 8, 4, 3, 1, 0, 0। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन उठा के पहली लाइन में, तो 8, 4, 3, 1, 0, 0। इस वाले को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो बना दोगे। तो इसमें क्या करना है, 0, 1, 0 और 1, 0, 0, 1। ठीक है, इसके अंदर बाकी का डेटा भर देते हैं, 4, 6, 2, तो 4, 6, 2। इसमें क्या है, x1 की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में 4, x2 की 6 और 2, 4, 6, 2। ठीक है, और इसके अंदर तो सबका 1, 1, 1 है। इसको नीचे नहीं कर सकते क्या हम, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, तो यहाँ पर एक ZJ निकालना है। अरे क्या ये, ठीक है, ZJ निकालना है। तो ZJ कैसे निकालेंगे, ZJ, ठीक है, एक लाइन खींच लेते हैं और ZJ निकालते हैं। इधर 1, 1, 1। ठीक है, ZJ कैसे निकालना है, तो ZJ निकालने का तरीका होता है, हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो कोफिशिएंट है इनके, यानी कि ये 0 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एंड इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, और सबको क्या करते जाना है, सम करते जाना है। ठीक है, और इनका टोटल इधर लिख देना है। अब 0 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा सब। ठीक है, इधर भी ऐसे ही करना है, इसको इससे करना है, देन इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, और सबका सम नीचे, तो 0 × 8 0, 0 × 4 0, 0 × 1 0, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, एंड यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0, सब जगह 0 ही आएगा पहले टेबल में तो। ठीक है, अब मैं इधर लिख देता हूँ वैल्यू नीचे की, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है नीचे, तो एक और चीज़ निकालनी है जिसका नाम होता है CJ - ZJ, CJ - ZJ। ये वाला रो बनाना है इसके नीचे, CJ - ZJ। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बची। तो इसमें क्या करना होता है, बेसिकली ये जो सॉल्यूशन वाली वैल्यू है, ठीक है, ये जो कोफिशिएंट वाली वैल्यू है इनकी, इसमें से इसको माइनस करना है अपने को। ठीक है, ZJ को माइनस करना है। 30 में से 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 30। 20 में से 0 आएगा, क्या आएगा, 20। 12 में से 0 गया, 12। 0 में से 0 गया, 0, 0 एंड 0। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें अब चूज़ करना है, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ मैं क्या चूज़ करना है। तो हमें सबसे पहले चूज़ करना है यहाँ पर की कॉलम। ठीक है, की कॉलम। की कॉलम क्या होता है, बेसिकली जो हमारी CJ - ZJ रो है, मैक्सिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू लेनी है इसके अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू हम इसमें देख सकते हैं हमारे पास क्या है, तो हमारे पास मैक्सिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू है ये 30। तो 30 में गोला मार सकते हैं, या तो इसके साइड में क्या लगा सकते हैं, एरो, तो एरो लगा देंगे। ठीक है, यानी कि जो ऊपर की ओर बच रहा है ये वाला हमारे पास, तो ये हमारे पास, ये हमारा क्या हो गया पूरा, तो की कॉलम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर की कॉलम को क्या करना है बेसिकली, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है
यहाँ पर हम निकालेंगे रेशियो, ठीक है। तो सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे की कॉलम से, तो उसका रेशियो बना लेंगे। जैसे यहाँ पर 640 है, तो 640 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, क्योंकि हमारे पास जो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन में 640 है और यहाँ पर की कॉलम में क्या है, 8 है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 80, ठीक है। ऐसे करके इसको डिवाइड करेंगे तो 540 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 एकम 4 और 4 तिये 12, तो 100 और 4 पंजे 20, 135, ठीक है। अब ऐसे ही करेंगे 100 को 1 से डिवाइड, तो 100 को तो 1 से डिवाइड करने पर 100 ही आएगा, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर आ गया 1। अब हमने की कॉलम चुन लिया, अब हमें चुननी है की रो, ठीक है। तो यानी कि अब मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ की रो। की रो क्या होती है, तो की रो होती है मिनिमम पॉजिटिव, ठीक है। उधर हमने मैक्सिमम लिया था और इधर लेंगे मिनिमम नॉन नेगेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द रेशियो कॉलम, तो जो रेशियो वाला कॉलम है उसकी मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू चुननी है हमें, है ना। तो रेशियो वाले कॉलम में जाते हैं एक बारी। तो रेशियो वाले कॉलम में मिनिमम नॉन नेगेटिव क्या है, हमारे पास 100 बड़ा है, ठीक है, 135 भी बड़ा है, ये है। तो इसके आगे लगा देंगे ऐसे एरो, ठीक है। एक एरो हमने नीचे से लगाया, एक एरो हमने लगाया कॉलम से, एक लगाया रो से। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी जो फर्स्ट का, ये कॉलम का और इस रो का इंटरसेक्शन है जो, यानी कि ये 8, ये अपना हो जाएगा, ये जो 8 है, ठीक है, इसको कहते हैं की एलिमेंट, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ की कॉलम एंड की रो इज की एलिमेंट, इसी को कहते हैं अपन की एलिमेंट, ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या आ गया, 8 की एलिमेंट आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट बनाएंगे दूसरी सिंपलेस्ट टेबल, तो टेबल नंबर 2, ठीक है। अगेन यहाँ पर वही चीज़ें, CJ, ठीक है, यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स, यहाँ पर सॉल्यूशन, और यहाँ पर हमारे पास x1 है, x2 है, x3 है और x4 है, और सॉरी x4 नहीं है, s1 है, ठीक है। तो s1 है, s2 एंड s3, ठीक है। इनका हमारे पास क्या था कोफिशिएंट, तो इसका था 30, 30, 20 और इसका था 12 और इसका 0, 0, 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो हमने ये डिसाइड किया है, ठीक है, की कॉलम और की रो, तो इसके अंदर जो भी है, जैसे यहाँ पर हमारा क्या था, जो की एलिमेंट है वो किस में है, फर्स्ट रो में है, ठीक है। तो की एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो में है, जो ये की एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो में है, ठीक है। तो इस वाले का जो ये है, ठीक है, इस वाले का जो हमारा डिसीजन वेरिएबल है, वो क्या करेगा, वो एंटर करेगा किसमें, रो में। और ये जो है हमारा, ठीक है, स्लैग वेरिएबल या बेसिक वेरिएबल जो था, ये क्या करेगा, डिपार्ट करेगा, मतलब ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरी टेबल में यही करेंगे, यानी कि हमने क्या करना है, इधर जो S1 था, मैं इधर लिख देता हूँ एक बारी, ठीक है। तो S1 क्या है हमारे पास, डिपार्टिंग है, मतलब ये डिपार्ट करके छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह कौन एंट्री लेगा, तो x1 हो जाएगा एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बेसिक इसमें लिखना है बेसिकली ऐसे। तो यहाँ पर हमारे पास x1 आ जाएगा और बाकी सब सेम रहेंगे, ठीक है। अब x1 का कोफिशिएंट उठ के इधर आएगा, तो 30 इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमारा S2 का भी 0 ही है, 0 ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे,
अब यहाँ पर मेन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला काम शुरू होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो हमारा की एलिमेंट था यानी 8 को बनाना है 1, तो 8 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 को 8 से ही भाग दे देंगे, ठीक है। तो 8 डिवाइड बाय 8 कर देंगे, यानी इसको हमें 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए 8 डिवाइड बाय 8 करेंगे। अब थ्रू आउट द मतलब पूरी रो को भी क्या करेंगे, 8 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको 8 से डिवाइड देंगे, ठीक है, इसको भी 8 से डिवाइड देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी, और इसको भी, एंड इसको भी, इसको भी, ठीक है। सबको 8 से डिवाइड दे देंगे क्योंकि इसको हमें 1 बनाना है। तो ये तो 1 हो गया, ठीक है, इसको मैं मिटा के सीधे 1 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास 640 था, 640 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास क्या आया था, 80 आ गया था, तो यहाँ पर 80 लिख देंगे, ठीक है। इधर आ गया था 80। अब यहाँ पर तो 1 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, 4 था, तो 4 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। 4 डिवाइड बाई 8 करने पर आएगा 1/2, इधर आ गया 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास 3/8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो 0 आएगा, किसी भी चीज़ को किससे भी भाग दे लो भैया, 0 तो 0 रहता है, ठीक है। ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। बट S1 तो हमारा 1 था ना इसमें। अच्छा, S1 1 था ना, तो मैं सोच रहा था, रुको एक बारी, पीछे जाके देखते हैं। हाँ 1 था, सॉरी, ठीक है। तो 1/8 हो जाएगा यहाँ पर, इसको रफ करके सही होता है, ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब यहाँ पर मेन दिक्कत है ये S2 और S3 वाली रो की वैल्यूज़ निकालना, ठीक है। तो उसके लिए अपन लगाएंगे एक फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू रो जो डिफाइन हमें न्यू रो पता करनी है या न्यू रो वैल्यूज़, ठीक है। तो इनको निकालते कैसे, तो इनको निकालने का तरीका होगा, ओल्ड रो, जिस रो को हम निकाल रहे हैं उसी की ओल्ड रो क्या थी, यानी पिछले टेबल में, ऑफ लास्ट टेबल, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें से की कॉलम एलिमेंट, की कॉलम एलिमेंट, और इनटू कर देंगे न्यू रो, ठीक है। न्यू रो जिसमें की एलिमेंट है बेसिकली, उस पूरी रो को उठा के इनटू कर देंगे, ठीक है। तो अब निकालते हैं, चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, S2, ठीक है। तो S2 को फाइंड कर रहे हैं, कैसे करेंगे, तो S2 की ओल्ड रो उठाएंगे पिछली वाली टेबल में से, तो पिछली वाली टेबल में देखेंगे ओल्ड रो क्या थी S2 की, तो ये रही 540 4621010, ठीक है। इसको लिख देंगे 540, ठीक है। इसके अलावा क्या था हमारे पास, 4, ठीक है, और क्या था 6, और हमारे पास 2, 0, 1 एंड 0, ठीक है। अब क्या करना है, सब में माइनस का निशान लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, की कॉलम एलिमेंट। अब की कॉलम एलिमेंट कौन सा होगा इसमें, तो देखो ये की कॉलम था, ठीक है, ये की कॉलम है अपना, तो ये जो दिख रहा है ये 4, ये हमारा की कॉलम एलिमेंट हो जाएगा। इसमें की कॉलम ये पूरा है, और इस रो के लिए की कॉलम एलिमेंट 4 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 लेंगे, तो हर जगह यहाँ पर 4 माइनस करेंगे, ठीक है। 4 4 4 4, अब क्या करना है, इनटू, ठीक है। इनटू किससे करना है, न्यू रो से। तो न्यू रो कौन सी वाली लेनी है अपने को, न्यू रो लेनी है जिसमें की एलिमेंट है वो वाली। तो की एलिमेंट किस में था, सबसे पहली वाली रो में था, उसकी न्यू रो क्या आई है 80, 1, 1/2, 3/8, 1/8, ये वाली रो से इनटू कर देंगे, ठीक है। तो 80, ठीक है। इसके अलावा क्या था अपने पास, 1, ठीक है, और 1/2, और हमारे पास 3/8, ठीक है। इसके अलावा 1/8, 0,
एंड 0। अब इनको सॉल्व करके निकाल लेंगे, वही हमारी न्यूरो है S2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 8 चौक 32, 540 में से 320 गया, कितना बचेगा? 220 बच गया, ठीक है। ऐसे निकालेंगे तो 4 इंटू 1, 4 में से 4 गया 0, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 दूनी 4, तो 6 में से बेसिकली 4 गया, तो 6 में से 4 जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है। तो 4 बचेगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1/2, ठीक है। यहाँ पर बचेगा -1/2, ठीक है। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1, क्योंकि 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 0, तो इसको उठा के लिख देंगे उधर, ठीक है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही करा है? तो हमें ऐसे पता चलेगा भैया, जो हमारा की कॉलम था, की कॉलम की जो वैल्यू होगी वो 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो की कॉलम हमारा क्या था, ये वाला था फर्स्ट वाला, तो इधर 0 ही आ रहा है, दूसरे नंबर पे देखो ये 0 आ रहा है। तो 220 220 0 220 0, ठीक है। फिर उसके बाद 4 1/2, और फिर यहाँ पर -1/2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 1 है और 0, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे रो नंबर 3, S3 निकालेंगे। तो S3 के लिए क्या करेंगे, ओल्ड रो उठाएंगे सबसे पहले वाली टेबल में से, ठीक है। पहले वाली टेबल में ओल्ड रो क्या है, 100 1 1 1 0 0 1, 100 1 1 1 0 0 1, माइनस का निशान, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब इसमें से की कॉलम का जो एलिमेंट है उसको माइनस करेंगे। अब की कॉलम हमारे पास ये था फर्स्ट वाला, तो इसमें की कॉलम का एलिमेंट क्या है, 1 ही है, तो 1 को माइनस करेंगे थ्रू आउट द, मतलब पूरे में से 1 को माइनस कर देंगे, 1 1 1 1। अब क्या करेंगे, इनटू करेंगे न्यू रो, ठीक है। इनटू करेंगे न्यू रो, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट थोड़ा होल्ड करना। चिल्लाना मत, मैं पढ़ा रहा हूँ, जरा आवाज़ मत करना बिल्कुल यहाँ। चलो, तो अब इसमें से न्यूरो एरिया अपनी, ठीक है, यहीं से माइनस करते, यहीं पे इनटू कर देते हैं, 80 1 1, फिर उसके बाद ये क्या था, 1/2, सॉरी 1/2, ठीक है। उसके बाद 3/8, उसके बाद 1/8, उसके बाद 0 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, सॉल्व करने के बाद आएगा इधर 100 माइनस में 80 करेंगे 20, ठीक है। 100 माइनस में 80 20 हो गया, और 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। ये 1 माइनस में 1/2, तो 1/2 बचेगा। 1 माइनस में 3/8, 1 माइनस में 3/8 करेंगे तो 5/8, ठीक है। ऐसे निकालेंगे तो इसको -1/8 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0, इसको सॉल्व करेंगे 1, तो इसको उठा के लिख देंगे इधर, ठीक है। तो इधर लिखेंगे तो क्या है हमारे पास, तो इधर 20 है, इधर 0 है, इधर 1/2 आया, ठीक है। इधर 5/8 आया, इधर हमारे पास -1/8 आया, और इधर हमारे पास 0 है, इधर 1 है, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ पर ZJ निकालने का तरीका क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, और सबका समीशन ले लेना है। तो 8 3 24 240, बाकी सब तो 0 है, तो इधर आ जाएगा 240, इधर भी आएगा 30, ठीक है। इसको इससे इनटू करेंगे तो आ जाएगा 15, इसको इससे इनटू करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करने पर आएगा, यहाँ पर 30 3 90, और 90 को 8 से भाग देंगे तो 45/4 लिख देते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 30 से कम 30, 30/8 यानी कि 15/4। ठीक है। इसको इससे करेंगे तो जीरो ही, सब जगह जीरो ही आएगा और ये भी जीरो ही आएगा। ठीक है। अब अगेन क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसकी होगी उस पर एरो लगाएंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है इस पूरे में, तो इन पूरे में सबसे ज़्यादा वैल्यू है ये 30, सॉरी यहाँ पर निकालेंगे CJ माइनस ZJ पहले। ठीक है। तो CJ माइनस ZJ निकालते हैं पहले, तो इधर तो है ही नहीं, 30 में से 30 गया तो जीरो हो गया ये, तो 20 में से 15 गया 5 आ गया, 12 में से 45/4 गया। ठीक है। 12 में से 45/4 जाएगा, 4 दिए 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/4, 12 माइनस में 45/4 3/4 आ गया। ठीक है। और यहाँ पर आएगा माइनस का 15/4, यहाँ जीरो में से जीरो गया जीरो जीरो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एरो मारेंगे। ठीक है। देखते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है 5 की, तो 5 के ऊपर एरो लगाया, 5 के ऊपर एरो लगाते ही ये हमारा जो कॉलम है ये बन गया की कॉलम। ठीक है। अब की कॉलम को क्या करना है, रेशियो निकालना है। ठीक है। तो रेशियो किसका निकालना है, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम। तो यहाँ पर 80 डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ इंटू में 2/1। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 160, ऐसे करके इधर निकालेंगे 220, तो 220 डिवाइड बाय 4 है, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 यानी कि आ जाएगा 55। ठीक है। ऐसे निकालेंगे इसको, तो 20 डिवाइड बाय 1/2, तो 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 40। अब हमें क्या चुनना पड़ता है, यहाँ तो हमने चुना था मैक्सिमम पॉजिटिव, यहाँ पर हम चुनेंगे मिनिमम नॉन नेगेटिव। ठीक है। तो मिनिमम और नॉन नेगेटिव क्या है, 40 है, तो 40 के आगे एरो लगाया। अब 40 के आगे एरो लगाते ये वाली पूरी रो बन गई अपनी की रो। ठीक है। अब की रो और की कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज आवर की एलिमेंट, तो यानी कि ये 1/2 हो गया की एलिमेंट। और की एलिमेंट जिधर आ रहा है वही वाला जो वेरिएबल होगा वो जगह लेगा उस रो के बेसिक वेरिएबल की। ठीक है। तो यहाँ पर S3 हो गया डिपार्टिंग, S3 हमारा डिपार्ट करेगा। ठीक है। और यहाँ पर X2 हो गया एंटरिंग, X2 एंटर करेगा। हमें ये जब तक करते जाना है जब तक ये सारी वैल्यूज़ क्या ना हो जाए, या तो जीरो हो जाए या तो नेगेटिव हो जाए। अभी हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ है 2, एक ये, तो दैट्स वाई वी आर डूइंग अगेन, हमें एक और बनाना पड़ेगा। ठीक है। दोबारा से बनाते चलो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हो गई हमारी टेबल नंबर 3, अगेन वही CJ। ठीक है। बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन x1 x2 x3 s1 s2 s3। ठीक है। यहाँ पर क्या था हमारे पास, तो 30 20 12, 30 20 12 0 0 0। यहाँ पर हम यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर हमारे पास था पिछली टेबल में x1, तो x1 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर s2, और यहाँ पर डिपार्ट कर गया S3 डिपार्ट कर गया, उसकी जगह ले लिए x2 ने। ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सबसे पहला काम होता है हमको इधर कोफिशिएंट लिखना है इनके। x1 का कोफिशिएंट क्या था 30, s2 का हमारा 0 ही है, x2 का कितना है तो 20 है। ठीक है। ये लिख दिया हमने सबसे पहले। अब क्या करेंगे, हमने बोला कि जो हमारा ये था की एलिमेंट था, की एलिमेंट क्या है हमारे पास, तो की एलिमेंट आया हमारी इस टेबल के अकॉर्डिंग 1/2। 1/2 को 1 बनाना है, तो 1/2 को 1 बनाने के लिए 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो यानी थ्रू आउट द रो 1/2 से डिवाइड कर देंगे। तो इधर 20 था, तो 20 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो 20 को 1/2 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसको 40 लिख देता हूँ मैं सीधे, ये हो गया अपना 40। ठीक है। ये कौन है, तो ये 40 हो गया। ऐसी पूरी रो को क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर सेकंड क्या था हमारे पास, ये था 0, तो 0 को 1/2 से डिवाइड करेंगे 0 ही हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक है। 0 ये हो गया 1। ठीक है। फिर उसके बाद आगे भी डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 5/4, क्योंकि हमारे पास पहले क्या था 5/8, तो 5/8 को 1/2 से डिवाइड करेंगे। देखो 5/8 डिवाइड बाय 1/2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/1 हो गया,
2 4, तो 5/4 आ गया। ठीक है, अब ऐसे करके S1 के पास क्या आएगा, तो S1 में -1/8 था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसका 0 था तो 0 ही रहेगा, और इसका अपना क्या था S3 का, तो S3 का ध्यान देना, S3 का वैल्यू 1 है, तो 1 को 1/2 से डिवाइड देना, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे न्यू वैल्यूज़। ठीक है, तो न्यू रो की वैल्यूज़ निकालेंगे, x1 की भी निकालेंगे और x2 की भी निकालेंगे। ठीक है, तो x1 की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ओल्ड रो उठाएंगे। कौन सी टेबल में से, इससे पिछली वाली टेबल में से। तो इससे पिछली वाली टेबल में हमारे पास क्या थी, 80, 1, 1/2, 3/8, 1/8, ये वाली पूरी वैल्यूज़ उठा के लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, तो हमारे पास 80 है, 1 है, ठीक है, 1/2 है, 3/8 है, ठीक है, और क्या है हमारे पास 0 है, और क्या है 0 है। ठीक है, फिर माइनस का निशान सबके आगे। अब क्या करना है, तो अब हमें की कॉलम एलिमेंट चुनना है। अब की कॉलम क्या था हमारा, सेकंड वाला कॉलम था, ये रहा। ठीक है, की कॉलम हमारा ये वाला है, तो इसके अंदर हम पहली रो को रिप्लेस कर रहे हैं, तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, की कॉलम एलिमेंट। तो सब में से माइनस करेंगे 1/2, तो ये इधर भी आ गया 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, आप क्या करना है, इनटू करना है न्यू रो से। न्यू रो कौन सी है, तो न्यू रो हमारी ये है जो हमने निकाली है, 40, 0, 1, 5/4, -1/4, 0 और 2, 40। ठीक है, और हाँ 0, 1, 5/4, ठीक है, और क्या थी -1/4 और 0। अरे एक वैल्यू कम है क्या, रुको। ठीक है, एक वैल्यू कम है S3 की, तो S3 क्या था हमारे पास, 0 ही था। बीच में मिसिंग है कोई, 1, 80, 1, 1/2, 3/8, 1/8, 0, 0, 80, 1, 1/2, 3/8, 1/8 मिसिंग है, तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1/8 माइनस में 1/2, और इधर हमारे पास न्यू रो। ठीक है, तो न्यू रो क्या थी हमारे पास, 40, 0, 1, 5/4, फिर -1/4, ये -1/4 इसमें आना चाहिए, -1/4 इधर आएगा। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अब ये सबसे लास्ट वाले इसमें क्या था, तो इसमें हमारे पास 0 था, और इसमें हमारे पास 2 था। अब सॉल्व करते हैं सबको। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 20, तो 80 में से 20 गया, 60 बचेगा, तो इधर आ जाएगा 60। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0, तो 1 आ जाएगा इधर। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस में 1/2, तो 0 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/8 में से 1/8 घटाना है, सॉरी प्लस करेंगे ना इसको, तो 1/8 प्लस में 1/8, तो 1/8 में 1/8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, अच्छा एक ये वाला रह गया, सॉरी, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 1/2, 5/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 में से 0 गया 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का ये कितना है, 2 है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, -1। ऐसे निकालेंगे हम अगली रो क्या है हमारी। ठीक है, S2 में निकालेंगे इसी तरह से, तो S2 की पिछली वैल्यूज़ यानी कि पिछली वाली टेबल में से ये क्या है हमारे पास, 220, 0, 4, 1/2, -1/2, 220। ठीक है, और क्या है हमारे पास 0, 4, 1/2, -1/2। ठीक है, और 1 और 0, सब में माइनस का निशान, माइनस करेंगे की कॉलम का एलिमेंट,
तो की कॉलम का एलिमेंट क्या है हमारे पास, ये हमारा की कॉलम था, इसका एलिमेंट क्या है तो 4 है, तो 4 माइनस करेंगे सब में से, ठीक है, सब में से माइनस करेंगे 4 4 4 4 4 और 4 एंड 4, ठीक है, सब में से माइनस कर दिया 4 और इनटू करेंगे न्यू रो से। न्यू रो कौन सी, जिसके अंदर हमने 1 बनाया, किसको, की एलिमेंट को, तो ये रही 40, ठीक है, 0 1, उसके बाद क्या है 5/4, ठीक है, 5/4 था, हाँ ठीक है, 5/4 और यहाँ पर -1/4 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर हमारे पास है 2, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ गया हमारे पास 220, 4 चौक 16, 160 घटाएंगे तो 220 में से 160 गया तो बच गया 60 और इधर आ गया हमारे पास 0 में से 0 गया 0, 4 एकम 4 0, ठीक है, ये भी 0 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 1/2 माइनस में 5 तो 2 पंजे 10, माइनस का आएगा कितना 9/2 और इसको सॉल्व करेंगे 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 प्लस में 1 दैट विल कम टू 1/2। इधर 1 में से 0 गया तो 0 और इधर आ गया 4 दूना 8 तो -8 आ गया, ठीक है। अब इनको उठा के इधर लिख देंगे, इसकी वैल्यू है 60 1 0 -1/4, ठीक है, 1/4, हाँ इसकी है हमारे पास 60 1 0, ठीक है, -1/4 और क्या है हमारे पास 1/4, इसकी 0 और सबसे लास्ट में क्या था -1, ठीक है, तो -1 ऐसे ही लिखेंगे अगले का, तो 60 0 0 -9/2, 60 0 0 -9/2, 1/2 0 -8, 1/2 0 -8, ठीक है। अगेन वही चीज़ ZJ निकालेंगे, ठीक है, ZJ, तो ZJ निकालने का तरीका इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इसको इससे करेंगे तो 6 तिया 18, 180 और 2 चौक 8, 180 और 80, ठीक है, 6 तिया 18, 1800 आ जाएगा, 1800 प्लस में 2 चौक 8, 800, तो 1800 में 800 जोड़ेंगे तो टोटल हो गया 2600, ये आ गई इधर 2600। इसको इससे करेंगे 30 से कम 30, बाकी सबका 0 है तो 30 ही आएगा। इसको इससे करेंगे तो 0 इधर 20 आएगा, ठीक है। इसको इससे करेंगे थर्ड रो में तो माइनस का आ रहा है, तो माइनस का कितना आ जाएगा इधर हमारे पास, ये माइनस का 30/4 है, इसको इससे इंटू करा तो, ठीक है, इसको इससे करा तो 0 और इसको इससे करेंगे तो 4 पंजे 20, 5 बचे 25, तो प्लस का 25 है। सॉल्व करेंगे 25 चौके 100, 100 में से 30 गया 70, 70/4, 70/4 को लिख सकते हैं 35/2, तो 35/2 हो गया। इसको इससे करेंगे तो 1/4 30/4 आ रहा है और 30/4 माइनस में इसको इससे इंटू करा तो 30/4 आ गया, इसको इससे इंटू करेंगे तो 4 5 20 माइनस में 5, तो 4 पंजे 20, 10/4 और 10/4 को लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। ऐसे ये तो पूरा 0 है तो 0 ही आएगा। इसको इससे करेंगे तो माइनस का 30 और प्लस का 40, तो ये आ जाएगा +10, ठीक है। आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे CJ माइनस में ZJ, तो यहाँ पर तो हमारा कुछ होता ही नहीं, 30 में से 30 गया तो 0, 20 में से 20 गया तो 0, 12 में से 35/2 गया तो 12 दूना 24, 24 माइनस में 35 तो माइनस का 24 माइनस 35 माइनस का 11/2 आएगा, ठीक है। 0 में से 5/2 गया तो माइनस का 5/2 आएगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 10 गया माइनस का 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़, ठीक है, इस वाली रो, ये जो हमारी CJ माइनस ZJ वाली रो है, इसके अंदर या तो 0 है हमारे पास या नेगेटिव वैल्यू है।
तो हमारी कंडीशन क्या थी कि हमें जो की कॉलम चुनना पड़ता है वो किस में चुनना पड़ता है, मैक्सिमम नॉन नेगेटिव या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव। अब यहाँ पर तो पॉजिटिव ही नहीं है कोई, तो इसीलिए हमारा सॉल्यूशन हो चुका है ड्राई। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब फाइनली, यहाँ पर लिखेंगे सिंस ऑल CJ माइनस ZJ रो एंट्रीज आर 0 और नेगेटिव। ठीक है, सिंस ऑल CJ माइनस ZJ रो एंट्रीज आर 0 और नेगेटिव, हैंस ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम Z क्या है हमारे पास, तो Z क्या होगा, मैक्सिमम Z होगा ये वाला, ये जो दिख रहा है ये मैक्सिमम Z की वैल्यू है। ठीक है, तो मैक्सिमम Z है हमारा 2600। व्हेन, कब है, व्हेन, अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, तो x1 का 60 है, ये सॉल्यूशन है सामने सामने जो है। ठीक है, x1 का 60, x2 का 40, व्हेन x1 60, x2 40 और और क्या है, तो ये जो स्लैक वेरिएबल्स थे इनकी वैल्यूज देखो, S1 0 है, S2 की वैल्यू 60 है और S3 भी 0 है। S1 0, S2 60, ठीक है, और S3 भी 0। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अगर इन वैल्यूज़ को अपन पुट करें किस में, जो हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली इक्वेशन थी, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो इक्वेशन थी उसमें अगर पुट करें जो मैक्सिमाइज Z वाली वैल्यू थी, तब भी हम इसी पे अराइव हो जाएंगे। ठीक है, इस पे पहुंच जाएंगे 2600। इससे पता चलता है कि हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये S1 क्या दिखा रहा है, ये जो वैल्यू है ये बेसिकली बता रहा है कि इतने यूनिट हमारे पास अभी क्या है पड़े हुए हैं। ठीक है, S2 के। अब S2 हमने कौन से कॉन्स्टेंट में डाला था, तो सेकंड वाले में, और सेकंड कॉन्स्टेंट क्या था, असेंबली लाइन वाला। ठीक है, तो यानी कि असेंबली लाइन में हमारे पास इतना बच रहा है मैन आवर। ठीक है, बाकी कुछ नहीं बच रहा, फुली यूटिलाइज्ड है। और इसके अंदर पूछे तो किसको हम नहीं बना रहे बिल्कुल भी, तो x3 को बिल्कुल भी नहीं बना रहे, क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 आया सॉल्यूशन। दैट मीन्स बुक केसेस नहीं बना रहे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी नॉन नेगेटिव कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि बना नहीं रहे, बेशक ऐसा नहीं कि नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा LPP का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सिंप्लेक्स से। ठीक है, तो एक बार ही देखते हैं क्या क्या करा। सबसे पहले हाँ, ये हमारे पास दे रखा था कि एक फर्म है, मैन्युफैक्चर करती है ऑफिस फर्नीचर बनाती है, जिसके अंदर वो 3 चीज़ें बनाती है, टेबल, चेयर, बुक केसेस। अब उसमें दे रखा था कि कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, टिम्बर है हमारे पास टोटल अवेलेबल 640 ये स्क्वायर मीटर जिसमें भी होगा। ठीक है, यूनिट। असेंबली डिपार्टमेंट में हमारे पास मैन आवर्स अवेलेबल है टोटल 540। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में मैन आवर्स अवेलेबल है टोटल 100। अब इसमें बोला गया कि हम 8 यूनिट ऑफ टिम्बर लगा देते हैं टेबल बनाने में, एक चेयर बनाने में 4 यूनिट लगाते हैं, और बुक केसेस बनाने में 3 यूनिट लगाते हैं। इसी तरह से असेंबली डिपार्टमेंट के मैन आवर्स जो है 4 आवर्स चले जाते हैं एक टेबल बनाने में, 6 आवर्स चले जाते हैं चेयर बनाने में, 2 चले जाते हैं इसको। अब इससे मिलने वाला कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 30 रुपये मिलता है टेबल से, चेयर से मिलता है 20 रुपये, बुक केसेस से मिलता है 12 रुपये। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, LPP फॉर्मुलेशन करना है, उसको सॉल्व करना है सिंप्लेक्स से। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने बेसिक यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल्स को लेट किया। तो लेट करने का मतलब क्या है कि हम कितने नंबर ऑफ टेबल बना रहे हैं, कितने नंबर ऑफ चेयर बना रहे हैं, कितने नंबर ऑफ बुक केसेस बना रहे हैं, ये लेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ भी मान सकते हो, XYZ, ठीक है, MNO जो मर्जी मानना हो मान लेना। तो X1, X2, X3 बी द नंबर ऑफ टेबल, चेयर्स एंड बुक्स, बुक केसेस, हमने ऐसा मान लिया। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये जो मिलने वाला इनसे कॉन्ट्रीब्यूशन है ये मैक्सिमम होना चाहिए, इतने इतने यूनिट्स बनाओ इन तीनों के कि जो मिले पैसा, यानी जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो जाए। तो यानी हमने क्या करा, यहाँ पर X1 माना था टोटल नंबर ऑफ टेबल को, तो 30 कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ऐसी करके हमने कौन है ये, अब क्या फ़ायदा ऐड होने का, देखो यहाँ पर ऐसी करके फिर हमने क्या करा 20x2 और 12x3 कर दिया। तो आगे चलेंगे
तो आगे हमने क्या करा, आगे सब्जेक्ट लिखे कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट्स लिख दिए यहाँ पर। तो कांस्टेंट मैंने बोला था ये टेबल बनाइए, इसमें क्या कर दो x1 x2 कोफिशिएंट जोड़ दो, ठीक है, कोफिशिएंट के साथ x1 x2 लगा दो। तो यहाँ पर हमने ये जो साइन देख रहे हो ये इसलिए लगाया है, ये दिखा रहा है एक तरह से प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, जो बेसिक अजम्पशंस है ना। अजम्पशंस हमारे पास क्या क्या होती है एलपीपी की, वो मैंने बताई नहीं है, बता देता हूँ, ठीक है। अजम्पशंस क्या क्या है, तो पहली अजम्पशन होती है हमारी, पहली अजम्पशन क्या होती है, तो प्रोपोर्शनैलिटी, पहली अजम्पशन है प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है ना। प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है, प्रोपोर्शनैलिटी कहती है कि अगर मान लो मैं एक यूनिट बेच रहा हूँ टेबल का, ठीक है, तो मुझे मिल रहे हैं 30 रुपये, तो उसी के प्रोपोर्शन में मिलते जाएंगे मुझे पैसे। यानी अगर मैं 10 बेचूंगा तो मुझे मिलेंगे 300 रुपये, अगर मैं 1000 बेचूंगा तो मिलेंगे मुझे 30,000 रुपये, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। दूसरी हमारी अजम्पशन होती है एडिटिविटी, ठीक है। एडिटिविटी का क्या मतलब है कि एडिटिविटी का मतलब होता है जो टोटल ऑफ एक्टिविटीज़ है, यानी इन सब का जो एक्टिविटी का टोटल है, जैसे एक हमने टेबल में खर्च करा 8 यूनिट, ऐसे करके जो पहला कांस्टेंट था, इन सब का जो एक्टिविटी का टोटल है वो एडिशन में होगा इसके ऑलवेज, ठीक है। इसको कहते हैं कि टोटल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो इक्वल होगा हमारे पास सम ऑफ ऑल कांस्टेंट्स के, यानी कि इन सबको मिलाने पर जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा होता है कंटिन्यूटी, कि सब कुछ कंटिन्यूस है, रुक कुछ भी नहीं रहा है, यानी कि मैं जितने भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो कंटिन्यूटी में बना रहा हूँ, ठीक है। और कौन सी, सर्टेनिटी, ठीक है। सर्टेनिटी मतलब नंबर जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो सर्टेन है, ठीक है, तो इसीलिए हमको ये कांस्टेंट में लिखना पड़ रहा है। तो ये 4 बेसिक अजम्पशंस होती हैं जिनको लेकर हम एलपीपी फॉर्मुलेट करते हैं। अब आगे हमने क्या पढ़ा था कि रिमूव कैसे करेंगे इनइक्वालिटीज़ को, तो स्लैग वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। स्लैग वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो S1 वगैरह, S1 S2 S3, 3 इक्वेशंस थी यहाँ पर कांस्टेंट में, तो 3 इक्वेशन में 3 स्लैग वेरिएबल्स ऐड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो हमने पीछे ये जो साइन लगाया लेस देन इक्वल टू, ये रिमूव हो जाएगा और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इनका। तो इसमें पहली इक्वेशन में S1 का कोफिशिएंट 1 रखेंगे, बाकी सबका 0। दूसरी इक्वेशन में S2 का कोफिशिएंट 1 रखेंगे, बाकी दोनों का 0। और तीसरी में S3 का 1 रखेंगे, बाकी दोनों का 0। आगे गए हमने इनिशियल बेसिक चीजें, हाँ। स्लैग वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हमेशा 0 ही होंगे। स्लैग वेरिएबल्स के कोफिशिएंट मैक्स, ये जो जेड जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली इक्वेशन है इसके अंदर तो 0 ही लेने हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में है नहीं, ये हमने माने हैं बस, ये S3 लिखना था, ठीक है। और लेकिन जो हमारी कांस्टेंट वाली जो इक्वेशंस होंगी उनके अंदर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे स्लैग वेरिएबल्स का, ठीक है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो यहाँ पर ये 1 देख रहे हो ये, ठीक है, तो ऐसे करना है। उसके बाद टेबल बनाएंगे, तो इससे पहले क्या लिखना पड़ता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है, मास्ट है ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट, ठीक है। तो इसको लिखने का सिंपल तरीका है, ज़्यादा सोचना कुछ भी नहीं। तो जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स है जो हमने लेट किए हैं x1 x2 x3, इन सभी को 0, चाहे 4 होते चाहे 5 होते, सबको 0 पुट कर दो। और ये जो बाकी जो स्लैग वेरिएबल्स ऐड करें इनके सामने जो इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, यानी कि S1 के लिए ये, S2 के लिए ये, S3 के लिए ये, बस इनको लिख दो इक्वल में। ये हो गया हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर टेबल बनाई, तो टेबल में क्या करना है, बेसिक वेरिएबल में S1 S2 S3 लिखना, ठीक है। और इधर हमारे को क्या लिखना है, बाकी सारी चीज़ें लिखनी है, इधर जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है सब चीज़ें इधर लिख देंगे और उनके कोएफिशिएंट इधर लिख देंगे। बाकी हर एक इक्वेशन को सीधे सीधे लिखते चलो, सॉल्यूशन को बस उठा के इधर लिखना है, ये सॉल्यूशन पहले लिखना है बस सबसे, ठीक है, इधर। और बाकी सब हमें एकदम सीक्वेंस में लिख देना है, 8 4 3 1 0 0। तो हमने ऐसे ही उठा के लिख दिया, ठीक है, सरल 8 4 3 1 0 0 ऐसे लिख दिया। तो सबको ऐसे लिखने के बाद हमने क्या करा, ZJ निकाला। ZJ निकालने का तरीका क्या है, जो कोफिशिएंट है ये वाले, ठीक है, ये कॉलम है जो, इस कॉलम को हमें सब कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। तो पहले वाले में ZJ हमेशा 0 आता है, पहले टेबल में सबका 0 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, CJ माइनस ZJ करेंगे। CJ माइनस ZJ करने के लिए क्या करना है, तो ये जो इसका कोफिशिएंट है, ये ऊपर वाले कोफिशिएंट है, इनको माइनस करना,
मतलब इसमें से जेड जे को माइनस करना। 30 में से 0 घटाया 30 आया था, 20 में से 0 घटाया 20 आया था, 12 में से 0 घटाया 12 और बाकी सब 0 थे ही। तो इसमें आप क्या करना होता है, तो नेक्स्ट में हमें क्या करना है, की कॉलम आइडेंटिफाई करना है। वो क्या होता है, तो सी जे माइनस जेड जे की जो रो है, ठीक है, सी जे माइनस जेड जे की रो की मैक्सिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम और नॉन नेगेटिव। तो मैक्सिमम इसमें क्या है 30 है, नॉन नेगेटिव तो सारी है, तो मैक्सिमम 30 है, इसके ऊपर लगाएंगे एरो। तो ऊपर वाला कॉलम हो गया अपना की कॉलम, ठीक है। अब क्या करना है, तो की कॉलम को जो सॉल्यूशन है उसको की कॉलम से डिवाइड देना है, यानी रेशियो बनाना है। तो रेशियो बनाएंगे और ये रेशियो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव वाला कोई वैल्यू आ जाए यहाँ पे तो उसको तो इग्नोर मार देना है। रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, और रेशियो कभी भी 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो तो वैल्यू इग्नोर मार देंगे। अब देखो इसके बाद की रो चुन लिया हमने। की रो कैसे चुनना है, तो ये रेशियो निकाला। अब रेशियो में से मिनिमम नॉन नेगेटिव चुनना है। तो मिनिमम नॉन नेगेटिव यहाँ पे 100, 135 और 80 में ये था, तो इसके आगे एरो हमारा ये जो इंटरसेक्शन बन गया, ये हमारी की रो है, ये वाली पूरी, और ये की कॉलम है। इसका जो इंटरसेक्शन था 8, ये बनता है की एलिमेंट। यहाँ पे लिख दिया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ की कॉलम एंड की रो इज की एलिमेंट, यानी कि 8। तो इसमें अब जो की एलिमेंट आया है, की एलिमेंट आया है जिस कॉलम में, तो उसका जो यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल था वो क्या करेगा, एंटर करेगा बेसिक वेरिएबल की जगह, और बेसिक वेरिएबल क्या करेगा, डिपार्ट कर जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने उठा के यहाँ लिखना है अगले टेबल में। तो हमने वही करा यहाँ पर, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखने के बाद क्या करना है, जो हमारा इधर था 8 था, जो उस 8 को क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। तो 8 को 1 बनाना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया ये, ठीक है। इस 8 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 8 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो थ्रू आउट द रो 8 से डिवाइड दे देंगे, तो 8 से डिवाइड देने पर ये आ गया। और नई रो फाइंड करनी है S2 और S3 के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, ओल्ड रो ऑफ लास्ट टेबल माइनस में की कॉलम एलिमेंट। की कॉलम एलिमेंट क्या होता है, तो की कॉलम एलिमेंट होता है अपना ये जो की कॉलम है इसका एलिमेंट। S2 निकालेंगे तो उसके लिए 4 होगा, S3 निकालेंगे तो 1 होगा, S1 निकालेंगे तो 8 होगा, ठीक है। माइनस में ये करना है, तो सब में हमने ये 4 कर दिया। फिर उसके बाद न्यू रो, और न्यू रो कौन सी वाली, जिसमें की एलिमेंट है वो वाली। तो की एलिमेंट किस में था अपना, की एलिमेंट था फर्स्ट वाले में, ठीक है। और फर्स्ट वाली को हमने क्या करा, बेसिकली सबको 8 से डिवाइड दिया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली में ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया 8111, ठीक है। ये सबसे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आ गई, इसी तरह से ये भी आ गई। अब हम आगे चलते हैं जब, ठीक है। तो हमने इस वाली टेबल में देखा जेड जे निकाला, तो जेड जे निकालने के लिए अगेन इसको इससे, ठीक है। यहाँ पर 240 आ गया, यहाँ पर 30 आ गया, यहाँ पर 15, ऐसे करके। फिर यहाँ पर क्या करना है, सी जे माइनस जेड जे, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। तो 30 में से 30 घटाया 0, 20 में से 15 घटाया 5, ऐसे करके। फिर सी जे माइनस जेड जे वाली रो में से मैक्सिमम नॉन नेगेटिव या फिर कहीं मैक्सिमम पॉजिटिव चुनना था, तो ये 5 हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव है। तो इस पे एरो हमारा ये वाला कॉलम बन गया अपना की कॉलम। अब की कॉलम और सॉल्यूशन का रेशियो निकालेंगे, तो सॉल्यूशन डिवाइड बाय की कॉलम। तो सॉल्यूशन को की कॉलम से डिवाइड देंगे, 80 डिवाइड बाय 1/2 तो 160। तो ऐसे करके हमने इसमें से क्या चुनना होता है, मिनिमम नॉन नेगेटिव। तो ये 40 आ गया, अब 40 के आगे एरो हमारा, तो ये बन गई की रो। अब की रो और की कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बन जाता है की एलिमेंट, दैट इज 1/2। अब अगले टेबल बनाएंगे तो क्या करना है, उसमें इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से ही डिवाइड देंगे। तो पूरी रो को 1/2 से डिवाइड देना है, जैसे कि यहाँ पर हमने किया, ठीक है। पूरी रो को 1/2 से डिवाइड देने पर क्या आ गया, इधर 40 आ गया, ठीक है, इधर 0, इधर ये। अब ऐसे करके नई रो निकाली, यानी कि S2 और X1, ठीक है। तो वो इस तरह से निकाल दी हमने। फिर उसके बाद हम आगे गए, तो आगे हमने इस टेबल में पाया कि सारी वैल्यू या तो 0 आ चुकी है या तो नेगेटिव आ चुकी है। तो यहीं पर हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन अराइव हो जाता है। और हमने यहाँ पर लिख दिया, सिंस ऑल सी जे माइनस जेड जे रो एंट्रीज आर 0 और नेगेटिव, हैंस ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज ऑब्टेन्ड। जिसमें मैक्सिमम जेड की वैल्यू, यानी जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है जिसमें, तो जेड की मैक्सिमम वैल्यू 2600 आ रही है ये। और बाकी सबके आंसर ये है सॉल्यूशन वाले। x1 की वैल्यू 60 है, यानी हमें अगर पूछ ले कि टेबल के कितने यूनिट बनाने हैं, तो 60 बनाने। x2 को क्या माना था, चेयर, तो चेयर के कितने यूनिट बनाने, 40 बनाने, ठीक है। और
और बाकी अगर x3 का पूछे बुक केसेस कितने बना रहे हैं तो 0 बना रहे हैं, बना ही नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरह से हम LPP प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी आप किसी का डाउट हो तो आप पूछ लो। चलो 16 लोग अभी भी हैं, बाकी तो आते जाते रहते हैं। आप किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, और नहीं हो तो फिर वाइंड अप करते हैं, 1.5 घंटा होने वाला है लगभग। आप मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस अगर ग्रुप पर दे दो तो लाइक प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ भेज रखे मैंने, मैं दोबारा भेज दूंगा अभी, उसमें कर लेना। पहले भी भेज रखे हैं, दोबारा भी भेज दूंगा। ठीक है, बाकी और किसी का कोई सवाल नहीं है तो गुड नाइट गाइज। ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग कोऑपरेटिव। मिलते हैं अब थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।